मनोज तो मर चुका था, लेकिन इससे अनजान उसकी माँ चंद्रपति और बहन सीमा घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। मनोज के पिता फौज में थे। 1991 में ही बीमारी की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। कभी माँ तो कभी बहन शाम 5 बजे से ही मनोज को फोन कर रहे थे। उधर से हर बार यही सुनाई देता, फोन स्विच ऑफ है। देर रात माँ चंद्रपति मनोज की बहन सीमा से बोले, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मनोज ने तो कहा था कि दिल्ली की बस में बैठ गया है, रात में फोन करने को भी कहा था। इसी उधेड़ बुन में रात गुजर गई। सूरज उगते ही चंद्रपति और सीमा मनोज के दोस्त और रिश्तेदारों को बारी बारी से फोन करने लगे। एक ही सवाल, मनोज आया था क्या? हर जगह से एक ही जवाब, नहीं। ऐसे ही पूरे दिन गुजर गया। अगले दिन चंद्रपति किसी काम से अपने घर से निकली, तभी एक गांव वालों ने आकर उससे धीरे से कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज को मार दिया है। मार दिया? सुनते चंद्रपति दहाड़े मारकर रोने लगे। बदहवास से घर पहुंचे। सीमा से बोले, लोग कह रहे हैं कि मेरे मनोज को मार दिया। चंद्रपति और सीमा भागते भागते कैथल में अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर राजो थाना पहुंचे। मां ने थानेदार से कहा, साहब मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, लोग कह रहे हैं कि उसे मार दिया, आप कुछ पता करिए। थानेदार डांटते हुए बोला, तुम्हारा बेटा क्या हमें बताकर गया है? जाओ यहाँ से, खुद ही ढूंढ लो उसे। रोते बिलखते चंद्रपति और सीमा घर लौट आए। सीमा ने कुछ रिश्तेदारों को फोन किया और उन्हें साथ लेकर मनोज को ढूंढने निकल गए। कुरुक्षेत्र के पिपली, कैथल, करनाल, नीलखेड़ी, हर जगह मनोज को ढूंढा। उसके जानने वालों से पूछा, पर उसका पता नहीं चला। अब दोनों करनाल के बुठान थाना पहुंचे। इस थाने में वह टोल नाका आता है जहां से मनोज को स्कॉर्पियो में बिठाया गया था। एएसआई धर्मपाल ने रोती हुई चंद्रपति से पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ की रहने वाली हो? चंद्रपति बोले, साहब कैथल की हूँ, रिपोर्ट लिखवानी है। मेरा बेटा 4 दिन से गायब है, फोन भी नहीं लग रहा है। 4 दिनों से अभी तक कहाँ थी? कैथल की रहने वाली हूँ, तो करनाल में रिपोर्ट लिखवाने क्यों आई? एएसआई धर्मपाल ने चंद्रपति से अकड़कर पूछा। सिसकती हुई चंद्रपति ने जवाब दिया, 15 जून को शाम 4 बजे बेटे ने फोन किया। वह कुरुक्षेत्र के पिपली बस स्टैंड पर था। वहां से करनाल और फिर करनाल से दिल्ली जाने वाला था, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसका फोन बंद हो गया। अब गांव वाले कह रहे हैं कि मनोज को लड़की के घर वालों ने मार दिया। एएसआई धर्मपाल ने चौंकते हुए पूछा, लड़की? कौन लड़की? चंद्रपति बोले, साहब बबली नाम है उसका, गांव की ही है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। थाने के एसएचओ सुभाष चंद्र भी वहीं थे। उन्होंने एएसआई धर्मपाल से कहा, उस शाम पास के टोल नाके से एक फोन आया था। कुछ लोग एक लड़के और लड़की को किडनैप करके पीटते हुए कैथल की तरफ ले जा रहे थे। एक वायरलेस मैसेज भी सभी थानों में फैला हुआ था। इतना सुनते ही रोती सिसकती सीमा बोल पड़ी, मेरे भाई को ढूंढ दो। एसएचओ चंद्र उसी वक्त चंद्रपति और सीमा को लेकर नीलखेड़ी टोल नाके के पास पहुंचा। एसएचओ ने कड़क आवाज में वहां मौजूद लोगों से पूछा, कुछ रोज पहले यहाँ से किसी ने पुलिस को फोन किया था? डरते डरते टोल के ठेकेदार कुलदीप ने कहा, साहब मैं नहीं फोन किया था, 8 से 10 लोग थे, एक लड़के को घसीटते हुए ले जा रहे थे, कैथल की तरफ ले जा रहे थे, अंदर एक लड़की भी थी, मैंने गाड़ी का नंबर लिख लिया था। सीमा ने पर्स से मनोज का फोटो निकालकर कुलदीप को दिखाया, हाँ यही लड़का था, मेरे पास एक जूता भी है, स्कॉर्पियो के निकल जाने के बाद सड़क किनारे मिला था। कुलदीप भागता हुआ टोल नाके के एक किनारे गया, झोले से जूता निकाल कर ले आया। चंद्रपति और सीमा रोते रोते कहने लगे, मेरे मनोज का जूता कहाँ गया? मेरा मनोज, उन लोगों ने क्या किया? मनोज के साथ वो जिंदा भी है या नहीं? दोनों उस जूते को चूमने लगी, माथे से लगाने लगे। चंद्रपति बेहोश हो गई। एसएचओ सुभाष ने कुलदीप से पूछताछ की। 15 जून की शाम की टोल की डायरी देखी। इसके बाद चंद्रपति सीमा को लेकर थाने चले गए। थोड़ी देर एसएचओ कुछ सोचने लगा, फिर अचानक उसकी टोल बदल गई। देखो ताई, यह मामला हमारे थाने का नहीं है, कैथल की रहने वाली हो, वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसने डांट कर दोनों को भगा दिया। अब दोनों रोते बिलखते डीएसपी करनाल के दफ्तर पहुंचे।
चंद्रपति अब टूट चुकी थी। डीएसपी के सामने कर रोने लगी। सीमा ने किसी तरह उसे संभाला। चंद्रपति ने कहानी बताना शुरू की। कैथल के करोड़ा गांव की हूँ, 4 बच्चे हैं, मनोज सबसे बड़ा है। मनोज ने गांव में ही बिजली के सामान की दुकान खोली थी। गांव की ही बबली कभी कभी दुकान पर आती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों छुपकर घंटों फोन पर बातें करते। एक दो बार मैंने मनोज को टोका भी था। गांव की लड़की है, उसके घर वालों को पता चला तो आफत हो जाएगी। दरअसल बबली भी जाट है, लेकिन गोत्र भी एक ही है, बनवाला। गांव परिवार कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी मनोज की जिद पर मैं बबली का हाथ मांगने घर गई थी, लेकिन उसकी माँ और भाई ने मुझे गाली देकर भगा दिया था। 6 अप्रैल को मनोज यह बोलकर घर से गया कि एग्जाम है, शाम तक घर आएगा, लेकिन उस दिन से घर नहीं लौटा। अगले दिन मनोज ने फोन करके बताया कि उसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बबली से शादी कर ली है। इधर बबली के घर वालों मेरे दरवाजे पर आकर धमकी देने लगे, मनोज को वापस बुलाओ, नहीं तो तुम्हारी दोनों बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। 26 अप्रैल को बबली की मां ने राजौंद थाने में मनोज और हम सब पर किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस रोज मेरे घर आने लगी। हर बार एक ही बात कहती, तुम्हें तो पता ही होगा मनोज का है, नहीं बुलाओगे तो सबको जेल डाल देंगे। चंद्रपति ने बताया, गांव वालों ने एक तरफा पंचायत बुला ली और मनोज को देखते ही मार देने का फरमान सुनाया। हमारे पूरे घर का हुक्का पानी भी बंद कर दिया। फैसला न मानने वालों को 25,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान कर दिया। चंद्रपति रोते हुए बोली, बबली की मां ने हम पर जो अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी, 12 जून को उस केस में हमको कैथल कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अदालत ने 2 दिन बाद 15 जून को मनोज और बबली को बुला भी लिया। कोर्ट यह जानना चाहता था कि बबली अपनी मर्जी से गई है या उसका अपहरण हुआ है। 15 तारीख को दोनों ने पहले राजौंद थाने में बयान दर्ज कराए, फिर कैथल कोर्ट में बयान दर्ज कराए कि दोनों ने मर्जी से शादी कर ली है। बबली के घर वालों से उन्हें खतरा था। इस पर कोर्ट ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे दिया। चंद्रपति ने आगे बताया, मनोज फोन पर बता रहा था कि कोर्ट से निकलते ही पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में पीपले के पास छोड़ दिया। इस बीच बबली के मामा चाचा कहीं और लोग उनका पीछा कर रहे थे। जब वो लोग एक बस में बैठे तो इनमें से 2 लोग भी उसी बस में बैठ गए। तब मनोज ने पुलिस को फोन करके फिर बुला लिया। पुलिस ने दोनों को इस बस से उतारकर दूसरी बस में बैठा दिया। मनोज का कहना था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। यह पूरी कहानी सुनते ही डीएसपी के सामने तस्वीर साफ हो गई। मामला एक ही गोत्र में प्रेम संबंध का था। लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। दोनों छिपकर शादी कर ली तो घर वालों शायद उन्हें मारना चाहते थे। हाल नारनौद में मिली लाशें मनोज बबली की है, यह बात अब तक साफ नहीं हो पाई थी। उन्हें तो नारनौद पुलिस ने लावारिस समझकर जला दिया था। डीएसपी ने तुरंत बुठान थाने में फोन किया और एसएचओ सुभाष को आदेश दिया, इन्हें भेज रहा हूँ, एफआईआर दर्ज करिए। उसी दिन एसएचओ सुभाष ने आईपीसी की धारा 364 यानी अपहरण करने और 302 यानी कत्ल, 201 यानी सबूत मिटाने, 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने की एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने करोड़ा गांव में बबली के घर और रिश्तेदारों के यहाँ छापे मारे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। हालांकि पुलिस को बबली के चाचा, मामा और मामा के बेटे का मोबाइल नंबर मिल गया। अब पुलिस ने टोल नाके के ठेकेदार कुलदीप से स्कॉर्पियो का नंबर लिया। नंबर से पता चला कि वह किराए की स्कॉर्पियो थी। उसके मालिक से पूछताछ की। 4 दिन बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को गिरफ्तार कर लिया। 1 हफ्ते बाद बुठान थाने में खबर आई कि 23 जून को हिसार के नारनौद थाने में 2 लावारिस लाशें मिली थी। सुनते ही मनोज की मां और बहन हिसार के नारनौद थाने पहुंची। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि लाश में कीड़े लग गए थे। देखते ही चंद्रपति माता कलेजा पीटने लगे। सीमा ने मनोज को उसके शर्ट और बबली को उसके पाजेब से पहचान लिया। यह पाजेब मनोज ने ही दी थी। पुलिस अंतिम संस्कार कर चुके थे। चंद्रपति और सीमा मनोज की राख लेकर घर लौट आई। इधर जब मनोज का छोटा भाई मोबाइल रिचार्ज कराने गांव की ही एक दुकान पर गया, तब दुकानदार ने इनकार कर दिया।
बहन सीमा भाई की अस्थियों के लिए मिट्टी का कलश लेने कुम्हार के यहाँ गई तो वो बोला, तेरे घर का हुक्का पानी बंद है, मैं नहीं दे पाऊंगा। सीमा पड़ोस के एक गांव पहुंची और सहेली की मदद से कलश खरीदा। सब्जी वालों ने सब्जी देना भी बंद कर दिया। ऑटो जीप वालों ने गाड़ी में बिठाना बंद कर दिया। गांव में जो भी सीमा और चंद्रपति से मिलता एक ही सलाह देता, केस वापस ले लो, जो हुआ सो हुआ। लाश की पहचान हो चुकी थी, लेकिन हत्या का कोई तस्वीर अब तक पुलिस को नहीं मिला था। बिना तस्वीर के कोर्ट में यह मर्डर साबित कैसे होगा? कातिलों को पुलिस ने कैसे पकड़ा और कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री?